हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज प्रश्न उत्तर सीरीज का दूसरा प्रश्न है और ये प्रश्न भी 2023 के IAS के एग्जाम में आया है, हमने वहीं से लिया है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसकी डिमांड को समझते हैं और उसके स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और केस कानूनों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज दोनों चीजों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करें। यानी तीन बातें हैं यहां पे। एक तो लैंगिक न्याय पता होना चाहिए कि लैंगिक न्याय क्या है। दूसरा मुद्दा यह पूछा है कि लैंगिक न्याय को स्थापित करने के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र करना पड़ेगा। यदि आप संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये एक पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हुआ केस लॉज। तो याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको केसेस का जिक्र करना पड़ेगा। अगर आप केसेस का जिक्र नहीं करेंगे तो एग्जामिनर पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जो आप केस पढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण यहां पे ज्यादा नहीं, आप 4-5 केसेस का जिक्र कर दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यदि मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले हमें भूमिका की बात करनी पड़ेगी। भूमिका में हमें लैंगिक न्याय के कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा कि लैंगिक न्याय की अवधारणा क्या है, कि लिंग के आधार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देना, या लैंगिक यानी लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। और ऐसे समुदाय जो वंचित हैं, विशेष तौर पे हम महिलाओं की बात करें, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में यदि केवल महिलाओं की बात करोगे तो भी एक पक्ष छूट जाएगा, क्योंकि लैंगिक आधार पे एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है जिसके अधिकारों का समय समय पे उल्लंघन होता रहा है, और वो कम्युनिटी है LGBTQ+ कम्युनिटी। ध्यान रखिएगा। तो हमें, क्योंकि लैंगिक न्याय की बात हो रही है, स्पेसिफिकली महिला के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें LGBT कम्युनिटी का भी जिक्र कर देना चाहिए, क्योंकि लैंगिक न्याय की संकल्पना तो उनके साथ भी जुड़ी है। क्योंकि लैंगिक न्याय अपने आप में क्या है कि भाई लिंग के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति से नहीं होगा। तो ना तो महिलाओं के साथ भेदभाव होगा और ना ही LGBTQ+ कम्युनिटी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होगा। तो सबसे पहले भूमिका में हमें इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। पेपर का दूसरा, मतलब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होगा कि कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है। तो यहां पे फैक्चुअल ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि किन किन संवैधानिक प्रावधानों में लिंग न्याय का दर्शन मिलता है, लैंगिक न्याय का दर्शन मिलता है। और तीसरा आधार हमें यहां पे बताना पड़ेगा केस लॉज के बारे में। ध्यान रखिएगा, केस लॉज के बारे में बताना पड़ेगा कि किन किन केसेस में क्या क्या संरक्षण दिया गया लैंगिक न्याय की स्थापना करने के लिए। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि मैं भूमिका की बात करूं तो भूमिका में हमें बताना पड़ेगा कि लैंगिक न्याय भारतीय संविधान में निहित एक मौलिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य है सभी लिंगों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन करना, है ना। ध्यान रखिएगा, तो यही है लैंगिक न्याय। भारत के सामाजिक और कानूनी ढांचे का महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम बात करेंगे, लैंगिक न्याय को हमने स्पष्ट कर दिया, मैंने पहले भी बताया, इसमें आप 2-3 मुद्दे और शामिल कर सकते हो कि लिंग के आधार पे बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करना ही लैंगिक न्याय की अवधारणा से जुड़ा हुआ है ना। यानी समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा लिंग के आधार पे, यही है लैंगिक न्याय की संकल्पना। तो इसको हमने सुस्पष्ट कर दिया भूमिका में। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्योंकि मेंस में इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता कि आप भूमिका में ही 500 शब्द लिख दोगे। 150 शब्द का क्वेश्चन होता है तो इनफ है, क्योंकि अभी 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट होगा संवैधानिक प्रावधान। तो कहां कहां संवैधानिक प्रावधान है जी? तो प्रस्तावना में क्या कहा गया है? न्याय, समानता इत्यादि की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, तो न्याय, समानता और लिंग के बावजूद व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने पर जोर देती है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना अपने आप में एक आदर्श सेट करती है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व का। ध्यान रखिएगा। अगला है आर्टिकल 14।
आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, यानी विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, चाहे वो पुरुष है या महिला है या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है, यानी लिंग के आधार पर विधि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। तो आर्टिकल 14 संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि राज्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिक से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15(2) भी 15(1) और 15(2) ये दोनों भेदभाव के विरुद्ध अधिकार देते हैं, यानी लिंग के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो 15(1) एंड 15(2). आर्टिकल 15(3) का जिक्र हमें स्पेशली करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। 15(1) का जिक्र और 15(3) का जिक्र हमें जरूर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15(3) स्पष्ट तौर पे कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष संरक्षण कर सकता है, यानी लैंगिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो विशेष प्रावधान कर सकता है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ध्यान रखिएगा। तो 15(3) का जिक्र करेंगे। आर्टिकल 16 भी संवैधानिक प्रावधान है, जहां अवसर की समानता है, लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता होगी। उसके बाद हम आर्टिकल 19 का जिक्र करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार है भाई। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो प्रत्येक भारतीय नागरिक को है। लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता है कि ये स्वतंत्रताएं सभी लिंगों को समान रूप से प्राप्त होंगी, है ना। तो आर्टिकल 19 भी संवैधानिक प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? गरिमामय पूर्ण जीवन। तो गरिमामय पूर्ण जीवन किसका? केवल पुरुषों का तो नहीं, महिलाओं का और प्रत्येक लिंग के व्यक्ति का। ध्यान रखिएगा भाई, जो भी हमारे अलग अलग कम्युनिटीज हैं हमारी सोसाइटी में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार देता है। तो जो शिक्षा का अधिकार है ये केवल जो मेल स्टूडेंट है उनको थोड़ी ना दे रहा है, ये तो सभी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सबको शिक्षा के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 39A कहता है महिला और पुरुष को समान अवसर मिलेंगे कार्य के, यानी अवसर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 39D यानी महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधान की बात की गई है आर्टिकल 39D में। उसके बाद हम आर्टिकल 42 की स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि यहां पे स्पेशली बात की गई है कि राज्य को महिला श्रमिकों के लिए न्यायोचित और मानवीय कार्य की स्थिति, यानी मानवीय कार्य की दशाएं और मातृत्व राहत, जो मातृत्व सहायता है उसको सुनिश्चित करने का प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जो प्रसूति सहायता है, मातृत्व सहायता है, उसकी बात की गई है आर्टिकल 42 में। उसके बाद हम बात कर सकते हैं आर्टिकल 51AE, यानी ऐसी प्रथाएं जो महिला की गरिमा के विरुद्ध है। ऐसी प्रथाएं जो महिला की गरिमा के विरुद्ध है, उनका त्याग करना, तो ये भी लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात करता है। ये फंडामेंटल ड्यूटी का प्रावधान है। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आर्टिकल 243D एंड आर्टिकल 243T, यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 33% रिजर्वेशन की बात की गई है। तो ये संवैधानिक प्रावधान हमने देख लिए महिलाओं के संदर्भ में। अब यदि हम बात करें केस लॉज की, तो मैं लास्ट में चार्ट बनवा दूंगी। केस लॉज में आपको 2-3 केस, कम से कम 3 से 4 केसेस का जिक्र जरूर करना चाहिए। सबसे पहले विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, तो ये सबको पता होना चाहिए। इस केस में स्पष्ट तौर पे यह कहा था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे इस केस के माध्यम से, और इसका लक्ष्य यह था कि महिलाओं के सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण के अधिकार को स्वीकार किया गया। यानी महिलाओं को भी गरिमामयपूर्ण, सम्मानपूर्ण कार्य वातावरण का अधिकार है और किसी भी प्रकार से उनका यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। तो महिलाओं के संदर्भ में विशाखावाद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद मोहन बनाम मोहिंदर कौर साहनी, नहीं भी याद रखोगे तो ये चल जाएगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। मोहन बनाम मोहिंदर कौर साहनी 1976 का वाद है। इस वाद में महिलाओं को पुरुषों के समान संपत्ति विरासत में मिलने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। यानी पुरुषों के समान महिलाओं को भी संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए।
महिलाओं का भी पुरुषों के समान अधिकार है विरासत की संपत्ति पे। तो ये भी लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करता है। शायरा बानो बनाम भारत संघ, ये बिल्कुल रिसेंट वाद है। 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया इस वाद के माध्यम से, और इस सिद्धांत की पुष्टि की गई कि लैंगिक न्याय समानता का एक अभिन्न अंग है और किसी भी आधार पे इस तरीके की जो प्रथाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, इस तरीके की प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं लैंगिक न्याय की अवहेलना करती हैं। तो शायरा बानो बनाम भारत संघ वाद काफी महत्वपूर्ण है। फिर एक वाद है गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक। आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वाद में माता के अपने नाबालिग बच्चे के प्राकृतिक अभिभावक होने के अधिकार को बरकरार रखा गया था। यानी माता भी अपने नाबालिग बच्चे की अभिभावक हो सकती है। यानी केवल पुरुषों को ही अधिकार नहीं होना चाहिए, महिला का भी समान अधिकार है। उसके बाद आप इस नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ का जिक्र जरूर कीजिए, क्योंकि एलजीबीटी कम्युनिटी यानी जो समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया और LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों को मान्यता दी गई और लैंगिक न्याय को बढ़ावा दिया गया। यहां पे आपके एग्जामिनर को जरूर लगेगा कि आप लैंगिक न्याय में केवल महिलाओं के न्याय की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि महिलाओं से इतर जो अन्य एक तरीके से समुदाय हैं जिनके साथ सदियों से लैंगिक विभेद होता रहा है, उनको भी आपने लैंगिक न्याय की अवधारणा में शामिल किया। तो ये समावेशी दृष्टिकोण आपको अपने आंसर राइटिंग में दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अलग अपने आप को साबित करने के लिए। तो नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ का जिक्र जरूर करना है, रिसेंट 2018 का वाद है ये। उसके बाद सबरीमाला मंदिर प्रवेशवाद, जिसमें यह कहा गया कि सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है। तो यह भी एक तरीके के लैंगिक न्याय की बात करता है। अब यदि हम बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि निश्चित तौर पे अभी भी लैंगिक न्याय की चुनौतियां समाज में विद्यमान है। जो लक्ष्य हमारे संविधान में तय किए गए हैं उसकी प्राप्ति अभी तक 100% नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संविधान में लैंगिक न्याय के आदर्श को सुस्थापित किया है और सरकार उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो कानूनी आधार हैं ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, भेदभाव को चुनौती देने और भारत में अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि हम बात करें एक छोटे से चार्ट की, संवैधानिक प्रावधानों में आप किस किस की बात करोगे? आप प्रस्तावना की बात करोगे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2), ये इकट्ठा ही जिक्र कर सकते हो, आर्टिकल 15(1) एंड 15(2) का। आर्टिकल 15(3) का जिक्र जरूर करना क्योंकि महिलाओं की बात है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39D और आर्टिकल 39 बड़ा A जो निशुल्क विधिक सहायता है, इसकी भी बात कर सकते हो क्योंकि महिलाओं को निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको आर्टिकल 42 का जिक्र जरूर करना ही करना पड़ेगा, है ना। इसमें प्रसूति सहायता है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51E और लास्ट में हम 243D एंड 243C, ये संवैधानिक प्रावधान हो गए। इतना लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये साफ तौर पे दिख रहा है लैंगिक न्याय की स्थापना के संवैधानिक प्रावधान। इसमें से यदि एक आधा छोड़ना चाहो तो आर्टिकल 21A को छोड़ सकते हो भले ही, है ना, लेकिन अदरवाइज सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो केस लॉज हैं इसमें कम से कम यदि आप मेरे से पूछो कि क्या क्या याद रखें तो ये जरूर याद होना चाहिए। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, मोहन बनाम मोहिंदर कौर साहनी, शायरा बानो बनाम भारत संघ, नवतेज सिंह जोहर, सबरीमाला वाद। यदि 5 वाद लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन और ये होगा आंसर। अब यदि ऐसे फैक्चुअल बेसिस पे और कंसेप्चुअल बेसिस पे आंसर लिखोगे, प्रॉपर चार्ट बना के आंसर लिखोगे तो क्यों नहीं नंबर मिलेंगे? नंबर मिलेंगे। बात समझ में आई? तो ये था आज का क्वेश्चन। आशा करती हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस सीरीज का उद्देश्य ये भी है कि आप साथ साथ में आंसर राइटिंग जरूर करें, क्योंकि यदि आप केवल सुनते रहेंगे, आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। अब आपका दायित्व बनता है ये क्वेश्चन खुद से लिखने का प्रयास करना, और यदि आपको किसी आर्टिकल में दिक्कत है तो उसे रिवाइज कर लेना।
ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करो भाई, क्योंकि ये सीरीज तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब आप लोग सहयोग करेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो ये सीरीज मैं बिल्कुल कंटिन्यू चलाऊंगी 1.5 महीना 2 महीना, लेकिन यदि आप लोगों की रुचि ही इस सीरीज में कम होगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सीरीज को कंटिन्यू करना। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। 27 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही हैं। अमृत उपाध्याय सर पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पॉलिटी से शुरू की जा रही है 27 जुलाई से। यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे जाइए, LDLIVE LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिए। मात्र 27,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, एक तरीके का निःशुल्क बैच है। यदि आप 2025 में PT पास करते हैं तो आपको आपकी फी रिफंड कर दी जाएगी। और लाइव क्लासेस हैं, PT मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इस बैच के माध्यम से आपको कराई जाएगी। मुझसे जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जितना ज्यादा कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।